अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज़ स्पेसिफाइड इन डेटा स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन। हमने रीड करनी है 10 वैल्यूज़ डेटा स्टेटमेंट के थ्रू और फिर उनके सम को हमने प्रिंट करवाना है ऑन दी स्क्रीन। यहाँ पर रीड स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपको इतना बताया गया है कि हमने रीड करनी है 10 वैल्यूज़। और एक अहम चीज़ कि डेटा स्टेटमेंट कभी भी रीड स्टेटमेंट के बगैर यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये कंफर्म है कि हमने रीड डेटा स्टेटमेंट के ज़रिए 10 वैल्यूज़ को लेना है और फिर उनके सम को ऑन द स्क्रीन प्रिंट करवाना है। तो जो हमारे पास प्रोग्राम है वो कुछ ऐसे होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सबसे पहले हम लाइन नंबर 10 या फर्स्ट लाइन लेंगे जिसमें हम 10 वैल्यूज़ को रीड करेंगे। मैंने इन वेरिएबल्स के नेम दिए हैं ABCDEFGHIJ। ये 10 वेरिएबल लिए हैं मैंने जो रीड स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किए गए हैं। इसके बाद जब हम रीड स्टेटमेंट्स के साथ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वह फ़ौरन ही जंप करेगा डेटा स्टेटमेंट की तरफ। इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको डेटा स्टेटमेंट को लाइन नंबर 40 में प्रोवाइड किया है ताकि आपको मज़ीद डेटा स्टेटमेंट की वर्किंग समझ आ जाए। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रीड स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करेगी कि हमने एक वेरिएबल ए के नाम से उसकी वैल्यू को रीड करना है फ्रॉम दी डेटा स्टेटमेंट। तो हम जो हमारा कंपाइलर होगा वो फ़ौरन जंप करेगा रीड स्टेटमेंट से डेटा स्टेटमेंट की तरफ। तो ए की वैल्यू जो है वो डेटा स्टेटमेंट से लेगा। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट वेरिएबल की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड वेरिएबल की, और इस तरह एट दी एंड तक ही चलेगा। तो जो ए की वैल्यू रीड स्टेटमेंट ने पढ़नी थी उसके लिए वो जंप करवाएगी डेटा स्टेटमेंट की तरफ, और जो डेटा स्टेटमेंट में पहली वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी ए में। इसी तरीके से दोबारा वो रीड स्टेटमेंट की तरफ जाएगी जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है बी, और उसकी वैल्यू के लिए हमारा जो कंपाइलर है दोबारा से वो रिलेट करेगा डेटा स्टेटमेंट की तरफ, और जो सेकंड वैल्यू 2 है वो स्टोर हो जाएगी बी में। इस तरह करते करते रीड और डेटा स्टेटमेंट के थ्रू इनके कम्बिनेशन से 10 वैल्यूज़ 10 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। इनका मकसद सिर्फ इसलिए जो है इसको इस्तेमाल करना है वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हों। तो हम क्या करते हैं कि तमाम वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं रीड स्टेटमेंट में, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ही स्टेटमेंट डेटा स्टेटमेंट में लिख देते हैं। अगर हम 10 अलग अलग स्टेटमेंट इस्तेमाल करते तो हमारे पास ये काफ़ी लेंथी प्रोग्राम हो जाता। तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम रीड डाटा को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम छोटे से प्रोग्राम के साथ ज़्यादा वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकें। जब तमाम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी तब हमारी लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगी जो ये बता रही है कि सम के नाम से एक वेरिएबल है और उसमें इन तमाम 10 वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लस करके रखा जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 30 जो ये बता रहा है कि प्रिंट सम इज़, यानी कि प्रिंट होगा सम इक्वल, ये प्रिंट होकर आएगा। जो भी डबल कोटेशन मार्क्स में होता है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद सेमीकोलन और सम जो ये बता रहा है कि सम इक्वल के बाद जो सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसका आंसर 50 बनता है, तो प्रिंट कैसे होगा कि सम इक्वल 50। इसके बाद लाइन नंबर 40 जो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी है, और उसके बाद लाइन नंबर 50 जो ये बताएगी कि हमारा प्रोग्राम एक लॉजिकल एंड तक पहुंच चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। राइट दी पर्पस ऑफ फंक्शन कीज फ्रॉम F1 टू F9 इन GW बेसिक। तो फंक्शन की का क्या यूज़ है, इनका क्या मकसद है, वो हमारे पास अवेलेबल है पेज नंबर
14 में एक डायग्राम में, जहाँ पर F1 से लेकर F0 तक हमारे पास तमाम यानी कि 10 जो कीज़ हैं उनके जो यूजेस हैं वो मेंशन है, जहाँ से आप F1 से F9 तक की यूजेस को देखकर लिख लीजिएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर और डिस्कस फीचर ऑफ GW बेसिक IDE। IDE मैंने बताया था कि इसका जो मुखफ़फ़ ये किस वैल्यू का है, किस वर्ड का है, वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से लिया गया है और इसका मकसद प्रोग्राम लिखना, एडिट करना, सेव करना और डिफरेंट काम जो प्रोग्रामिंग फील्ड से रिलेटेड हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग अ प्रोग्राम, वाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। लोडिंग द प्रोग्राम का मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था पेज नंबर 15 पे और समझाया था कि किसी भी चीज़ को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाने को लोडिंग कहा जाता है। और लोडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेन मेमोरी कनेक्टेड होती है डायरेक्टली प्रोसेसर से, और प्रोसेसर ने जो वैल्यू लेनी होती है वो लेता है मेन मेमोरी से। तो अगर हमारी कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डाटा आइटम जो हार्ड डिस्क में है, अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो हमें उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा ताकि मेन मेमोरी से वो चीज़ हमारे प्रोसेसर तक जा सके। इसलिए हमारा जो लोडिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर हमारे प्रोसेसर को रसाई नहीं है, एक्सेस नहीं है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक, उस मकसद के लिए, उस स्पॉट के लिए, उस काम के लिए। इसके बाद है फोर्थ, डिफरेंशिएट बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट। बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पेज नंबर 14 को। यहाँ पर दो छोटी छोटी डेफिनेशंस अवेलेबल है GW बेसिक कमांड्स की और स्टेटमेंट की। कमांड्स मैंने बताया था कि एक हुक्म की तरह की इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट की जाती है, इसके लिए हमें किसी किस्म के लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद मेंशन किया गया है GW बेसिक स्टेटमेंट को एट द पेज नंबर 14 कि ये हमारे पास एक हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का जिसके साथ लाइन नंबर को यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर कमांड एंड CLS कमांड। क्लियर कमांड का मकसद क्या है और CLS कमांड का मकसद क्या है। CLS कमांड मैंने बताया था कि इसका मकसद जो है हमारी स्क्रीन को क्लियर करना है। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर दी स्क्रीन। और जो क्लियर कमांड है, CLS का जो आंसर है वो है पेज नंबर 20 पे, और जो क्लियर कमांड है उसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है पेज नंबर 20 पे ही, CLS से ऊपर। कि क्लियर कमांड का मकसद तमाम वैल्यूज़ को जो है उनके वेरिएबल्स से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लियर कमांड यूज़ करते हैं तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल होगा उसमें 0 की वैल्यू स्टोर होगी, जो स्ट्रिंग होगा उसमें नल वैल्यू स्टोर होगी, और ये तमाम फाइल्स को क्लोज़ कर देगा जो उस वक्त ओपन होंगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट दी पर्पसेस ऑफ साइन एंड सिंटैक्स ऑफ फॉलोइंग कमांड्स, जिसमें डिलीट है, किल है, फाइल है। ये तमाम कमांड्स मैंने आपको ब्रीफली समझाई थी, इनके निशानात आपको लगाए थे और इनसे रिलेटेड इनकी एग्जांपल्स और फॉर्मेट को मैंने अच्छे तरीके से समझाया था। डिलीट का मकसद किसी भी लाइन को डिलीट करना है, किल का मकसद किसी भी फ़ाइल को डिलीट करना है, फाइल्स का मकसद हमारे किसी भी डिवाइस या डिस्क के पार्ट, ठीक है, उसमें मौजूद तमाम फाइल्स की लिस्ट को शो करवाना है। लिस्ट कमांड का मकसद जो था वो ये था कि हमने अपने प्रोग्राम को ऑन द स्क्रीन जो हमने लिखा था उसके इंस्ट्रक्शंस को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लिस्ट कमांड को लेंगे। हम उस कंप्लीट प्रोग्राम को भी ले सकते हैं और उसके किसी भी पार्ट को भी ले सकते हैं। लोड का मकसद हमारे किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड करवाना है, और सिस्टम कमांड का मकसद हमारे
GW बेसिक इन्वायरमेंट से दोबारा विंडो इन्वायरमेंट में जंप करना है। इसके बाद जो नेम कमांड है उसका मकसद रीनेम दी फाइल है, क्योंकि जब रीनेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम नेम देंगे, तो इसलिए जो नेम होगा, नेम कमांड है, उसका मकसद रीनेम दी फाइल है। उसके बाद रीनम है, रीनम का मकसद हमारे लाइन नंबर को दोबारा से रीनंबर करना है। इसके बाद रन कमांड है, रन कमांड का मकसद हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, उसको प्रोसेसर के थ्रू सॉर्ट आउट करवाना है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास कमांड जो मेंशन यहाँ पे की गई है जिसको एक्सप्लेन करना है वो है सेव कमांड। सेव कमांड का मकसद हमारे किसी भी प्रोग्राम को सेव करना है हमारी हार्ड डिस्क में फॉर दी परमानेंट। ये तमाम डेफिनेशंस मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी, कोशिश की थी कि आपको समझ आ जाए। आप इनको देख लीजिएगा। मज़ीद इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।